राहा खबरदार. फितुरांनो भाग फिरा नाही तर पर्वताला भेटतो माझ्या नजरेचा तीर. हा ही क्रांती. जय श्री राम. योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार. मित्रों, मोमिनों में सत्ता की होड़ लगना तो बड़ी सामान्य बात है, आज भी है. और उसमें भी ये सैयद हुसैन जो था ये था ईरानी. फरूक सियार तो दुनिया भर का मिस्र तुर्की था, तो वितुष्ट तो आना ही था. बहादुर शाह को मार के ये फर्रुख सुल्तान बन गया. अब ये अय्याश बड़ा डरपोक भी था. नशेड़ी था तो डरपोक होना स्वाभाविक है. दरबार के अशराफियों से डर, निजामुल मुल्क से डर, अजीत सिंह, अभय सिंह जैसे राजपूतों से इसको डर था. मराठाओं से डर तो था ही, सैयद बंधु से डर. अब ऐसे डरपोक नशेड़ी को सारे सहन कर रहे थे. लेकिन अब ये समय आ गया था. फर्रुख के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पे सैयद हुसैन ने मराठाओं से संधि कर ली, जो फर्रुख ने ठुकरा दी. अब ठुकरा के इसने सैयद को भी अपमानित कर दिया. अब जैसे दक्खन में मराठा और सैयद एक साथ आए थे, उन्होंने और एक नई चाल चली. उन्होंने एक फर्जी शहजादे को खड़ा कर दिया और उसका नाम दिया मोइनुद्दीन. औरंगजेब का बेटा था अकबर, जो संभाजी महाराज के शरण में रायगढ़ पहुंचा था. बाद में फिर वो गोवा गया, वहाँ से ईरान गया. वही मरुस्थान में उसकी बहुत दर्दनाक मौत भी हो गई 1704 में. तारीख ध्यान रखो, साल था 1704. यहाँ औरंगजेब का बेटा अकबर मर गया. लेकिन 1718 में इन लोगों ने डिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि भाई एक नन्हा शहजादा मराठाओं के पास है, उसका नाम है मोइनुद्दीन. अब ये अकबर का लड़का है. अब ये बिल्कुल प्लांटेड खबर थी और इतिहासकारों ने लिखा है कि ये खबर शंकर मल्हार ने शायद ये प्लांट की थी. लेकिन उसका असर हुआ. फर्रुख ने उस फर्जी मोइनुद्दीन को लेके सबको दिल्ली बुलाया. अब बालाजी के लिए ये तो बड़ा स्वप्नवत था, हिंदवी स्वराज्य के लिए ये स्वप्नवत था, क्योंकि मराठा अधिकृत तौर पे दिल्ली अपनी सेना के साथ जा रहे थे. पूरे गाजे बाजे के साथ उस फर्जी शहजादे को उचित सम्मान दिया गया, शामियाना लगाया गया, ताकि ये खबर सुल्तान तक पहुंचे. लेकिन जब 3 साल के लिए ये सैयद दक्खन पहुंचा, तो तभी से उसके मन में योजना तैयार थी. दक्खन आते ही उसने अपने जितने भी निष्ठावान थे उसको विविध अधिकार पद दे डाले. अपने भांजे आलम अली को दत्तक पुत्र बना के उसको संभाजी नगर में अपना सचिव बना के खुद के पास रखा. अपने खुद उसका जो भाई था छोटा, उसको विदर्भ का भी चार्ज दे दिया. अब ये अल तकैया के तहत दोनों को मल्हार राव शंकर जो थे उनकी सलाह लेना या सलाह पे चलना अनिवार्य कर दिया. ये मेरे ख्याल से तो ये अल तकैया है जो मैंने कल आपको बताया. अब ऐसे पुख्ता इंतज़ाम करके हुसैन सैयद 11,000 की मराठा फौज लेके दिल्ली निकल पड़ा. उसके साथ मराठा भी थे. अब शाहू महाराज ने भी यहाँ पे फरमान निकाला था कि भाई बालाजी विश्वनाथ, युवा बाजीराव पेशवा, खंडेराव, संताजी, उदाजी का भाई, ये सब उनके साथ थे. हर एक मराठा दिग्गज अब उनके साथ था. संधि के तहत हर रोज एक सैनिक को अठन्नी अदा करनी अनिवार्य थी, जो अदा की जा रही थी. अब ये इनका काफिला 14 दिसंबर बुरहानपुर पहुंचा. 24 दिसंबर को उज्जैन पहुंचा. रास्ते में राजपूतों के सवाई जयसिंह और मोहकम सिंह बुंदेला, ये दोनों उनसे मिल गए.
अब ये इतनी बड़ी 30,000 की फौज की खबर सुनते ही बादशाह के होश उड़ गए। उसने प्रथम 3 सरदारों को तुरंत सुलह करने के लिए भेज दिया। अब हुसैन की हर एक शर्त जो उसने 3 सरदारों को बताई और मराठाओं के साथ जो 6 शर्तें थी, उसको मानने का फरमान फिर से एक बार फर्रुख सियार ने निकाल दिया। अब इससे क्या हुआ? इससे भाई हमारा सैयद हुसैन थोड़ा सा डगमगाया, लेकिन बालाजी बड़ा दृढ़ निश्चयी बन गया था। राजमाता यसोबाई और राजपुत्र मदन सिंह के साथ लिए बिना वहां दिल्ली छोड़ने को अब तैयार नहीं था। अब कभी वजीर अब्दुल्ला तो कभी अजीत सिंह, ये दोनों सैयद अली से मिलने के लिए आ गए थे। सैयद मान भी लिया, एक बार तो सैयद ने मान लिया था, लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने मानने से पर इनकार कर दिया था, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ के सामने एक ही लक्ष्य था, दिल्ली। अब आधिकारिक तौर पे तो सैयद हुसैन था जिससे ये लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन कहते हैं कि इसके सबके पीछे बालाजी था। अब ये काफिला मराठाओं के साथ माड़वा पहुंचता है। यहाँ दिल्ली में मुल्क का जो चाचा था, ये माड़वा का इत्तेदार था, वो दिल्ली भाग गया माड़वा छोड़ के। फरवरी 1719 में मराठाओं के साथ सैयद हुसैन दिल्ली पहुंचा। हुसैन के साथ 30,000, जैसे मैंने बताया, 30,000 की फौज देख के सारी दिल्ली बिल में जाके घुस गई। जयसिंह ने बादशाह को हमला करने की सलाह दे दी, लेकिन ये डरपोक ने उसे मना कर दिया। वजीर अब्दुल्ला ने और कान भरने शुरू कर दिए, तो बादशाह ने जयसिंह को राजस्थान लौटने का हुक्म दे दिया। दिल्ली के सारे अशराफ सर पकड़ के एक दूसरे का मशवरा लेने लगे थे। सब घबराए हुए थे। 30,000 का नंबर देख के सब घबराए गए थे कि भाई हुसैन को रोक दिया जाए, नहीं तो बादशाह को पदच्युत करके बादशाह को निकाल दिया जाए। यही सोच में सारे दिल्ली के अशराफिया थे। 8-10 दिन इन भांडों ने ऐसे ही निकाले दिल्ली में। गुस्से से लाल होकर जयसिंह 22 फरवरी को दिल्ली से राजस्थान की ओर निकल गया। 23 फरवरी सुबह को बादशाह ने पालकी भेजी। बादशाह और हुसैन एक दूसरे से लाल किले के एक बाजू वाली हवेली थी, वहां पे मिले। सिर्फ दोनों। यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ उनके साथ नहीं था, लेकिन बताते हैं, काफी खान ने बताया है कि अजीत सिंह वहां मौजूद था। बादशाह ने मोहिउद्दीन की रिहाई मांगी। ये वो फर्जी नन्हा मोहिउद्दीन। तो हुसैन ने राजमाता और राजपुत्र मदन सिंह को छोड़ने की पेशकश बादशाह के सामने पेश की। बादशाह ने उन दोनों को तुरंत रिहा कर दिया। 6-7 घंटे ये बातचीत चली थी दोनों के बीच। दूसरे दिन क्या कहते हैं, मराठा दिल्ली में मोर्चाबंदी करने के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। हुसैन ने अपने 30,000 की जो फौज थी उसको पूरे दिल्ली शहर में फैला दिया था। अब लाहौर गेट पे उसने मोहकम सिंह की फौज लगा दी थी। वहाँ मोहकम सिंह बैठ गया। मराठा फौज को लाल किले के बाहर तैनात कर दिया। हुसैन ने 27 फरवरी को सुबह लाल किले में प्रवेश किया। वजीर अब्दुल्ला और अजीत सिंह लाल किले के अंदर ही थे। 27 को सुबह चर्चा शुरू हो गई, लेकिन चर्चा पूरी की पूरी भटक गई। विषय था मोहिउद्दीन का मसला निपटाना।
लेकिन यहाँ ये सैयद और वजीर दोनों अपने पर्सनल अकाउंट सेटल करने लगे। गाली गलौज पे उतर आए। दोपहर को बिना खाना खाए तिल मिलाता हुआ सैयद अली भी निकला, बादशाह भी निकल गया। शाम को हुसैन सैयद ने सारे दिल्ली में नाकाबंदी कर डाली। 28 फरवरी का सुबह 28 फरवरी को दिल्ली का मित्रों नज़ारा ही अलग दिखने लगा। शहर में जगह जगह पे हुसैन की फौज सड़क पे लोगों को दिखाई देने लगी। काफी खान बाद में लिखता है, ये उसकी पुस्तक है तुजुक ए गुलाल या गुलाब, अब याद नहीं है, लेकिन तुजुक ए ऐसा कुछ फारसी में उसने लिखा है। काफी खान लिखता है कि 27 की पूरी रात वजीर अब्दुल्ला और अजीत सिंह हवेली में ही थे। 28 की सुबह मोहम्मद अमीन खान अपनी फौज लेके उनसे मिलने हवेली पहुंचा। अब हवेली पहुंचा तो उनका हवेली से पहले जो मरहट्टा लाल किले के बाहर खड़े थे, उन्होंने रास्ता रोका। कहाँ सुनी कुछ हो गई। उसके बाद मरहट्टों ने हवेली में अमीन खान को जाने दिया। अब वहीं दरवाजे के पास शाही फौज से मरहट्टों ने बदतमीजी की। शाही फौज से बदतमीजी की तो शाही फौज ने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी और 2000 के आसपास मरहट्टा, वही लाल किले के नज़दीक की जो हवेली थी, उसमें मरहट्टा मारा गया। अब सुनने में ये थोड़ा अटपटा लगता है मित्रों कि 2000 की एक तो सेना हवेली के पास होना मुश्किल लगता है। हाँ, लाल किले के पास होती होगी, लेकिन उन लड़ाई चालू की, बाद में अचानक 2000 मरहट्टा मल गए। लेकिन काफी खान शाही फौज का आंकड़ा कभी भी नहीं देता। हाँ, लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि भाई लाल किले के पास के हवेली में मरहट्टा, वहाँ पे 2000 मरहट्टा काटे गए और वहाँ से भाग गए। चलो हम मान लेते हैं। वहाँ दीवान खास में अंदर हुसैन ने बहुत बड़ा कांड किया। तुरंत 28 फरवरी को बादशाह को कैद कर दिया और रफीउद्दीन जाट को तख्त पे बिठाया। फिर जाके आगे अप्रैल 1719 में फर्रुख सियार जो था, उसका खून किया जाता है। राजपूत के अजीत सिंह ने तुरंत अपने साथीदारों के साथ बिना बेइज्जती सहन करके तो वहां से निकल गए। बुद्ध सिंह जो था, ये आखिर तक बादशाह के साथ था। कोटा के भीम सिंह ने सैयद का साथ दिया। बुद्ध सिंह बाद में दिल्ली भागने में कामयाब हो गया। जयसिंह भी ऑलरेडी मैंने जैसा 22 फरवरी को ही वहां से दिल्ली से निकल गया था। राजमाता यसुबाई और राजपुत्र मदन सिंह बालाजी विश्वनाथ के हवाले कर दिया गया। करार के तहत मिलने वाली सारी राशि मराठों ने वसूल की और उसके बाद मराठा सरदार अपनी फौज को लेके 30 मार्च 1719 को दिल्ली से बाहर निकल पड़ा। इन राजमाता और राजपुत्र को लेके वो जून में छत्रपति संभाजी महानगर पहुंचे। उसके बाद जुलाई में सातारा पहुंच गए। इस पूरे घटनाक्रम जो है ये टॉड ने भी लिखा है और बड़े विस्तार से लिखा है, और टॉड की पुस्तक गूगल पे अवेलेबल है। काफी खान की भी है, उसका ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। फारसी है, फारसी का हिंदी ट्रांसलेशन है, वो भी अवेलेबल है। टॉड ने लिखा है कि 1718 से वजीर अब्दुल्ला और बादशाह में उन दोनों भी नहीं बन रही थी, इसलिए अजीत सिंह बादशाह ने अपने पास रखा था। हुसैन जब दिल्ली आया था तो उसके साथ प्रमुख था सारी पलटने घुड़सवारों की थी। सीधी बात है, इतनी दूर 1500 किलोमीटर चलते कोई जा नहीं सकता। अब इन घुड़सवारों के
चलते दिल्ली शहर में पूरी की पूरी दहशत फैल गई थी। अब्दुल्ला अकेला हुसैन से मिला, डरा हुआ बादशाह हुसैन से मिला। दिल्ली का अशराफ मोमिन अब जैसे गायब ही हो गया था। जय सिंह भी इस हालत में भी अलग नहीं थे, वो भी भाग गए थे। जैसे मैंने कहा था आपको, सैयद अब अजीत सिंह के घर रुका हुआ था। अब इससे साफ मित्रों जाहिर होता है कि अजीत सिंह भी अंदर से डरा होगा। वो डरपोक मनोबल से बादशाह की, लेकिन वो अजीत सिंह सेवा करता रहा। पराभव, उसका इतिहास में हुआ अपमान, ये पुराने जख्म अजीत सिंह के मन में अभी भरे नहीं थे। तो अजीत सिंह ने बादशाह का पूरा खजाना जो था वो निकाल के सैयद के हवाले कर दिया। जय सिंह इससे दूर रहा, क्योंकि जय सिंह 22 फरवरी को ऑलरेडी राजस्थान निकल गया था। तो इसके बाद फर्रुख सियार का दिल्ली में खून किया गया। कोई कहते हैं आंखें निकाल के खून किया, कोई कहते हैं गर्दन उड़ा दी, कोई कहते हैं उसको विष प्रयोग करके सिसक कर मरने के लिए छोड़ दिया, वगैरह वगैरह प्लांटेड स्टोरीज बहुत है। लेकिन फर्रुख सियार का खून हुआ, ये सत्य है। वंदे मातरम।